Hello everyone, welcome back to DKS. My name is Asif and I am here to teach you chemistry. ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने बात किया था कि कार्बन केमिस्ट्री के बारे में, बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात किया था. ठीक है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, है ना, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बन के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में. हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड तो देख लिए थे कि कार्बन कंटेन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना. जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें, हम उससे आग्रह करेंगे कि आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, है ना. आपको बेसिक नॉलेज के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पता चलेगा. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे या रिप्रेजेंटेशन से हम क्या फायदा है ना, रिप्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं, इसका हम एक आपको एग्जांपल देके बताते हैं कि जैसे C4H8 है. क्या है C4H8? आपने क्या पढ़ा है, 10th में पढ़ा है C4H8. कहीं ना कहीं ये एल्कीन है सर, एल्कीन है. बोले तो इसका नाम अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे, सर ये ब्यूटीन है. एकदम सही बात है, ये ब्यूटीन है. लेकिन हम अगर आपसे पूछें कि जैसे देखो C4H10, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो आप ऐसे बना देंगे स्ट्रक्चर. आप यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देंगे, C4 लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन लिख देंगे. ठीक है, हाइड्रोजन, C4H10 हो गया. एंड इसीलिए हम इस तरह से, हम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सर हम ये इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बना के, हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, इस तरह से देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये हमने बना दिया. अब ये स्ट्रक्चर को देखो, कहीं ना कहीं दोनों ही स्ट्रक्चर के मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों स्ट्रक्चर के मोलिकुलर फॉर्मूला क्या मिलेंगे, C4H8 मिलेगा. लेकिन C4H8 मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम मिल रहे हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब इसके नेमिंग के बारे में बात करेंगे तो नेमिंग क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा. इसका जो नेमिंग है आपका साइक्लोब्यूटेन मिलेगा. ये आपको, ये क्या है आपको, साइक्लोब्यूटेन. लेकिन इसका जो नेमिंग है ये क्या है आपका, ब्यूटीन है. अब देखो ये ब्यूटीन है, ईन है, यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन है, ये एन है, साइक्लोब्यूटेन है. तो दोनों में डिफरेंसेस देखो क्या है, ये आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे ईन है, ये क्या है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन हमने रिप्रेजेंट देखो इसको ओपन चेन से किया है, इसको क्लोज चेन से किया है, तो दोनों में कितने डिफरेंसेस है, एक सेचुरेटेड हो गया और एक अनसेचुरेटेड हो गया. ठीक है, तो इसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए, और रिप्रेजेंट जब तक नहीं आएगा आप एक्चुअल में C4H8 के जैसे आप मिसकंसेप्शन में चल जाएंगे. सर ये ब्यूटीन है, कोई बोलेगा नहीं ब्यूटीन नहीं, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है. तो एग्जैक्ट आपको नेमिंग प्रॉपर्टीज के बारे में तब पता चलेगा जब आप उसके स्ट्रक्चर बना लेंगे. ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे अगर हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म में भी यही रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग से हम आइसोमेरिज्म में ये बातें करते हैं. ठीक है, तो ये तो हम पहली बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. किसके बारे में, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन के बारे में. ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो बात कर लिया था, एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन से. तो रिप्रेजेंटेशन में आपने आप एग्जांपल ले लिए कि C4H8 के बारे में हमने बात कर लिया. जैसे मान लो C4H10 के बारे में बात कर लेते हैं. किसके बारे में, C4H10 बोले तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन. ठीक है, ये क्या आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्या आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, तो जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, क्या हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं. पहली चीज तो ये, सर ये C4H8 लिखे हैं, ये आपका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है. C4H10 है, ये क्या आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है. ठीक है, तो पहला रिप्रेजेंटेशन तो आपका क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ रही है. एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम अगर दिए हुए रहे उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है. अब हम बात करते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला तो हो गया पहली चीज कि जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हो उसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है, इसमें लिख लो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं. अब रही बात सर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या इसको एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बोलते हैं. कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला और एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं. क्या होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जो एग्जांपल यहाँ पे लिए C4H10,
C4H10 लिए। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक तरह से समझो कि कार्बन जो है, हमने प्रीवियस क्लास में बात की, कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाते हैं, 4, चाहे वो हाइड्रोजन से बना ले या कार्बन से बना ले। तो हमारे पास कार्बन कितने, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आप लिख दीजिए चुपचाप, कुछ नहीं करना है आपको, 4 कार्बन लिख दिया। एंड एवरी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने का मतलब है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 बॉन्ड बनाएंगे तो 4 बॉन्ड अब आराम से बना लो। सर एक बॉन्ड तो यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, ये 10 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 10 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो देखो C4H10 था, C4H10 को हम इस तरह से नहीं लिख किया, हमने इस तरह से लिख लिया। सर 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, ये हो गया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें कार्बन भी आपको दिखेगा, हाइड्रोजन भी दिखेंगे, एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंड कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग भी दिखेगा, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एंड मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होगा, ना ही कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखेगा, ना ही कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखा, सिर्फ आपको क्या पता चलेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, कि कार्बन का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स 4 है और हाइड्रोजन का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 10 है। बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। अगर ऑक्सीजन होगा तो सिर्फ ओनली ऑक्सीजन लिखा हुआ रहेगा और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, बॉन्डिंग भी मिलने वाला है। क्लियर यहाँ तक? तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है ना? मोलिकुलर फॉर्मूला समझ में आ गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ में आ गया, या फिर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूले को एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये अपन 10th क्लास में भी शायद पढ़े हैं आप। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। किसके बारे में, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। समझिए थोड़ा सा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया आपके सामने कि इसमें देखो कि एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हमने दोनों ही चीजें बताया आपको कि कार्बन भी है सर, एटम भी है, हाइड्रोजन भी आपको दिखेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपको बॉन्डिंग भी दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, बॉन्डिंग भी दिखेगा। लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको बॉन्डिंग नहीं दिखने वाला, बॉन्डिंग नहीं होता। कंडेंस है ना, कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, फैला हुआ नहीं लिखा हुआ, कंडेंस में है। तो कंडेंस कैसे लिखना है, कंडेंस सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो। ठीक है, जैसे कार्बन नंबर यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 लिख लिया। कार्बन नंबर 1 में देखो, कार्बन 1 लिख दिया। अब इस कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन है, आपको दिख रहा होगा कार्बन 1 पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3 लिख लो। दूसरे कार्बन पे कितना लिखा हुआ है, कार्बन लिखिए, उसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। और 4th नंबर पे आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 4th पे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन दिखा। ये क्या हो गया आपका, CH3 हो गया। तो ये जो इस फॉर्म में लिखा गया है इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। समझ में आई बात कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, एंड कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको इस टाइप का कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिल गया। बोले तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको क्या नहीं मिलने वाला, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं मिलने वाला, बॉन्डिंग नहीं मिलने वाला। तो तीनों में डिफरेंसेस क्या हुआ कि फर्स्ट में आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता होगा, आपका नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता होगा। लेकिन सेकंड में एक्सटेंडेड की बात करेंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स तो पता होगा ही, नंबर ऑफ एटम्स पता होगा ही, नंबर ऑफ एटम्स होगा ही, उसके साथ साथ आपको क्या होगा, बॉन्डिंग भी पता होगा, किसके बीच में कितनी बॉन्डिंग बना हुआ है। तीसरे में आपको क्या पता होगा, तीसरा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपको बॉन्डिंग पता नहीं होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स के बारे में तो पता होगा ही। तो ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन है। एक और रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। अभी बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया C4H10 का, C4H10 का, तो हमने कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनाया, CH3 CH2 और ये आपका CH3। नाम ही क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, नेम ही बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको नो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता होगा। ऐसे तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप निकाल लेंगे, लेकिन आपको हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, मतलब है ना, आपको हाइड्रोजन नहीं लिखना है,
कार्बन के बारे में भी आपको नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओनली बॉन्ड के थ्रू से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसके थ्रू से? बॉन्ड के थ्रू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में देखो। जैसे वन लाइन यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक लाइन, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन प्रेजेंट है। वन लाइन है, इसका मतलब 2 कार्बन। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे? ऐसे बेंड कर दो, ठीक है। तो एक लाइन के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये हमने बेंड किया है, यहाँ पे जो कॉर्नर आया है, इसका मतलब यहाँ पे एक और कार्बन प्रेजेंट है। तो जब अगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए, है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर मीन्स कहने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाए, इसका मतलब कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया आपका? 3 हो गया। और एक कार्बन लगाने हैं तो एक और कार्बन लगाने हैं, तो इसका मतलब एक और लाइन खींच दी है। तो ये 3 कार्बन हो गया, ये आपका C4 कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है, कितने कार्बन हो गया? C4। अब ये बात हाइड्रोजन कितने हैं सर, ठीक है। हाइड्रोजन को कैसे काउंट करेंगे? देखो, हाइड्रोजन का आपको ऐसे काउंट करना है कि देखो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो बन चुका है, बाकी 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो 3 बॉन्ड आपको यहाँ पे यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे, ये भी आपका 2 बॉन्ड बनाएगा और ये भी आपको 2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मिल गया, ये हाइड्रोजन मिल गया, ये हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो C4 और H कितना हो गया? 3 2 5 5 + 2 7 7 + 2 3 कितना हो गया? 10। तो ये भी देखो, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? C4H10 हुआ। क्लियर है? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में डायरेक्ट आपको ये इस तरह से लिखा रहेगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H10। अगर हम बात करें इसके, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया? C2H6 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको हाइड्रोजन नहीं लिखने हैं, कार्बन भी नहीं लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ आपको बॉन्डिंग के थ्रू से आपको बताना है क्या कि बॉन्डिंग के थ्रू से आपको फॉर्मूले लिखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो हमें कुछ आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में आपको, है ना, उस एग्जाम्पल से आपको, है ना, कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लो यहाँ पे 1, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? ये रेक्टेंगल नहीं है बेटा, है ना, ये आपका रेक्टेंगल नहीं है, ये केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो इसका, है ना, ये स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, इसमें हो गया C4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है। इन चारों के आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे और आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। आंसर आपको जरूर बताना है। तो जैसे मान लो कार्बन सर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, ठीक है, 4 कार्बन हो गया। अब देखो कोई एक कार्बन पकड़ो, तो कितने बॉन्ड बना चुके हैं? 2 बॉन्ड बना चुके हैं। तो इसका मतलब 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये भी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 2 2 2 2, कितना हो गया? 8, ठीक है। चलो ये तो आप बना लीजिएंगे, सेकंड नंबर आप खुद बनाएंगे, थर्ड नंबर मैं आपको बना देता हूँ, थर्ड नंबर मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। चलो थर्ड नंबर में देखिए कितने कार्बन है, पहले कार्बन देखिए। थर्ड नंबर में कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा 6 कार्बन हो गया, तो 6 कार्बन होता है, लिखिए 6 कार्बन, C6 हो गया। हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे देखोगे तो 2 2 हाइड्रोजन आपको मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? C6H12 हो जाएगा, C6H12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर एक के आप नेमिंग तो अभी नहीं, आप यहाँ पे आराम से, है ना, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालने हैं, सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर के। एक 5 नंबर में आपको लिखता हूँ, ठीक है। 5 नंबर में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये इस टाइप का अगर दिख जाए, 2 लाइंस दिख जाए, इसका मतलब ये क्या है? आपका डबल बॉन्ड है। तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताने हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, कार्बन है और ये कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? C5। 5 नंबर कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? C5 लिख देंगे आराम से यहाँ पे।
ठीक है, बिना झिझक के जितने नंबर ऑफ कॉर्नर मिल जाए, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आपको मिल जाए तो आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन लिख देंगे जितने कार्बन होंगे। ठीक है, अब रही बात हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, तो उसके बारे में देखो कि जैसे ये वाले कार्बन को अब देखिए, ये कार्बन ने 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब 1 ही हाइड्रोजन बनाएगा, 1 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। इस वाले कार्बन को देखिए तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक ही बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन से, बाकी में 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2, यहाँ हुए 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन 8 कितना हो गया आपका 8, तो C5H8 हो गया, ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है क्योंकि ये इजी होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना, किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला। आप यहाँ पे CH2 लिखोगे, CH2 उससे अच्छा है क्या करोगे सर, ऐसे ऐसे लिख लो ना, इजी हो जाएगा, है ना। तो ये इजी करने के लिए ये किया जाता है ना, इस टाइप के लिखे जाते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए प्लीज़, है ना। हाँ चलो ठीक है, ऐसे तो पूछ नहीं पाए है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और आपको है ना व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, चलो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ये हाइब्रिड, देखो ये क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिडेशन कहाँ से आया, हाइब्रिड, इसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है हमारा 11th में ही, वहीं पे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन होता क्या है कि ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, जो देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये बेसिकली जो बॉन्ड बना है वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बना हुआ है। किसकी वजह से बना है, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के वजह से बॉन्ड बना है। और ये ऑर्बिटल के बारे में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बात करेंगे। ठीक है, तो बस इतना समझो कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है, आपका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब रही बात कि अलग अलग ऑर्बिटल्स, जैसे कार्बन के ऑर्बिटल्स अलग होते हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स भी अलग होते हैं। ठीक है, ये कार्बन के ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्बिटल मिलके क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं ओवरलैपिंग से। लेकिन जब ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से, ऑर्बिटल नंबर यहाँ पे मान लो 1 दे दिए हैं, ऑर्बिटल नंबर यहाँ पे 2, जैसे ये कार्बन का है, ये आपका हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, तो दोनों की एनर्जी लगभग सेम एनर्जी, 2 ऑर्बिटल मिलके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, 2 ऑर्बिटल मिलके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। और वो भी जो थर्ड ऑर्बिटल जो बना है, वो थर्ड ऑर्बिटल फर्स्ट एंड सेकेंड के जैसा ही है। जैसा मीन्स कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल और सेकेंड ऑर्बिटल की एनर्जी है, सेम एनर्जी लेवल किसकी है, थर्ड ऑर्बिटल की है। इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे हाइब्रिड बोले तो कहीं ना कहीं आप खेतों में जो बीज यूज की जाती है वो हाइब्रिड किस्म की यूज की जाती है, हाइब्रिड का नाम सुना। तो हाइब्रिड मीन्स अलग अलग, 2 अलग अलग है ना बीज को, या धान के मान लो या कोई सा और भी ले लीजिए, है ना, 2 अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके एक नया चीज़, है ना, एक नई चीज़ बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू इंटरमिक्स गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो इंटरमिक्स होने के बाद जब न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होता है, वो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब मैं आपको जो बताऊंगा आप वही करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो आपका है ना जो नोमेनक्लेचर है, और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सब में ये क्वेश्चंस कंप्लीटली 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, वो कैसे बनेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपने सिंगल बॉन्ड तो देखा ही होगा, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो देखा ही होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो ये भी आपने देखा होगा सर, एकदम एग्जैक्टली आपने सेम देखा ही होगा। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है
सिंगल बॉन्ड जो दिख रहा है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। सीधा जहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है वो आपका सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसको लिख लो, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 1 सिग्मा है और बाकी जो है वो क्या है पाई बॉन्ड है। 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सर आप ये क्या लिख रहे हो? हाँ, हम एकदम सही लिख रहे हैं, सिग्मा एंड पाई। देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब ऑर्बिटल एक्सियली ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? एक्सियली या लीनियरली ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल ना, थोड़ा सा बस आप समझो, ये पी ऑर्बिटल का शेप है जिसको बोलते हैं डंबल शेप का होता है। अगर ये डंबल शेप एक्सियली बोले तो एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड बना है इसको सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? जैसे हैंड शेक करते हो, ठीक है, तो हैंड शेक करते हैं तो ये डायरेक्टली आप अगर हैंड शेक करते हैं, ठीक है, अभी तो वैसे कोरोना के टाइम में आपको हैंड शेक नहीं करना चाहिए, है ना। जब हैंड शेक करते हैं तो ये एक्सियली हैंड शेक हो गया, एक्सियली ओवरलैप। इस टाइप के बॉन्डिंग क्या कहलाएगा? आपको सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब जब इसी हैंड को हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग कर लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग कर लेते हैं। अब ये वाई एक्सिस के अलोंग जब ये एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप करेगा, इसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल, या फिर इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनते हैं। क्या मेरी बात समझ में? सिग्मा बॉन्ड जो एक्सिस के अलोंग जो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, जो लीनियर ओवरलैपिंग होगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, जो आपके क्या होंगे लेटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे, उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि सर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो बना है और जो पाई बॉन्ड बने हैं, इनमें से कौन ज्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, है ना। समझ में आ गया? क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सियली ओवरलैप है ना। यहाँ पे स्ट्रांगली जो आपका ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे कम ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको और भी हम अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे जरूर। केमिकल बॉन्डिंग में आपको 100% समझ में आएगा, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये प्योर ऑर्बिटल जो होते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो भी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आप यहाँ पे नॉलेज लिखिए। नॉलेज क्या? सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनता है, काम खत्म। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड बोले तो कहीं ना कहीं जब डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा, काम खत्म। हमें जो काम है वो सिग्मा बॉन्ड से काम है। हाइब्रिडेशन जो हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं वो सिग्मा बॉन्ड से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतना दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज सीधा सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बोलते 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई होगा, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होंगे। ये आप लिखिए, आराम से लिख लिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। किसकी हाइब्रिडेशन? किसकी कैलकुलेट करेंगे? कार्बन के बारे में, है ना। यहाँ पे कार्बन के बारे में, बाकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बारे में भी कैलकुलेट करते हैं, वो हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में देखो क्या है, आपका sp3 है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। sp3 ये आया कहाँ से? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से क्या है आपका? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये आपको इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हेडिंग लिख लिए, हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर। और ये जो टेट्राहेड्रल है ये आपका क्या है? शेप है। ये क्या आपका? शेप, या इसको बोलते हैं ज्योमेट्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। sp3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर कितने हो? 4 हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 एंड शेप क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। आगे चले, अगर आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो? 3 हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2
और ये इसका जो ज्योमेट्री होगा, शेप जो होगा वो क्या होगा, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, लीनियर। यहाँ पे एग्जाम्पल से बात करते हैं सर। देखो CH4 से एग्जाम्पल लेते हैं, CH4। तो CH4 बोले तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है तो देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, हाइब्रिडेशन sp3। एंड ये शेप क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। जो आप वहां पे पढ़ते हैं ना टेट्राहेड्रल 10th क्लास में, है ना, कि टेट्राहेड्रल होता है या टेट्रा वैलेंसी जो बोलते हैं वो यहीं से आया है, हाइब्रिडेशन से ही आया है। ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं कि 4 बॉन्ड बनाते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, लेकिन जो शेप होता है, जो एक्चुअल होता है वो टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका, sp3 हो गया। जैसे सर ये वाला नहीं समझ में आया, कोई और दूसरा समझाओ, है ना, दूसरा समझाओ। जैसे बोले तो आपका C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। बताइए सर यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा दोनों में, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखो इस वाले कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन पे कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, जब देखेंगे 4 बॉन्ड में से 1 सिग्मा है तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2। इस वाले पे आइए, दूसरे वाले कार्बन पे आइए सर, दूसरे वाले कार्बन का बताइए। तो दूसरे वाले कार्बन पे आएंगे तो ये तो डबल बॉन्ड जो है दोनों के लिए तो कॉमन है, तो एक सिग्मा तो ये हो गया इस कार्बन का, एक सिग्मा हाइड्रोजन से, दूसरा सिग्मा हाइड्रोजन से। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया, 3 हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp2। क्लियर है। तो इस तरह से हम आगे भी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर वहाँ से हम बात करेंगे हाइब्रिडेशन। ठीक है, अगर 2 हो जाए तो sp हो जाएगा, 3 हो गया तो sp2 एंड 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडेशन होंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं पहले आपको, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो C, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तो आप आराम से हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और इसके एक भी हाइड्रोजन नहीं हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो तीनों के आपको हाइब्रिडेशन बताने हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये साइक्लिक कंपाउंड हमने दे दिया, इसमें भी आपको सबके सब हाइब्रिडेशन बताने हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड हम कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में चले, थर्ड नंबर में जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपको बताना है, सबके हाइब्रिडेशन बताने हैं। ठीक है, सबके आपको क्या बताना है, हाइब्रिडेशन बताना है। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लीजिए। पहले नंबर, फर्स्ट नंबर में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर कार्बन देखो, इस कार्बन पे देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। तो 4 बोले तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, हाइब्रिडेशन sp3। जैसे इस वाले कार्बन पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब 1 सिग्मा होगा, 1 सिग्मा, बाकी दोनों क्या होंगे, पाई। तो इस कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। इसी तरह से नेक्स्ट कार्बन पे आइए, इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड ही हो गया। तो बच्चे कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बचा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। क्लियर। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर में चलते हैं। तो सेकंड नंबर आप बनाना, मैं थर्ड नंबर बताता हूँ। थर्ड नंबर, ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन तो दिख गया होगा कहाँ कहाँ कार्बन है सर, कार्बन। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 1 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया, 1 सिग्मा 1 पाई। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करना है, ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन सा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 4, तो हाइब्रिडेशन sp3। सर यहाँ पे भी सिग्मा है, देखो सिंगल बॉन्ड 2 सिग्मा हो गया, सिग्मा सिग्मा। तो ये दोनों
कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इस वाले कार्बन पे आइए। तो ये एक सिग्मा हो गया, दूसरा क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है एंड क्या है आपका पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब हो गया कि सिग्मा बॉन्ड आपका कम हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडेशन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन sp2। इस कार्बन पे आइए, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये पाई हो गया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2। ठीक है, तो ये आपका sp2 हो गया। इसी तरह से आप सबके कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का। क्या करने का, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का ट्रिक क्या है सर, आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, हमें कैलकुलेट करना है हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना तो हम क्या करेंगे सर, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो 1 पाई होगा, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बच गया 3। 4 सिग्मा बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड माइनस करेंगे तो 3 बच गया, इसका मतलब 3 हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया हाइब्रिडेशन sp2। अगर एक भी पाई नहीं है तो 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसका मतलब है। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 2 पाई बॉन्ड हो गया, तो 4 में से 2 माइनस कर लो तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बोले तो sp। तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो सर आंख बंद करो sp3 हाइब्रिडेशन लिख दो। इस कार्बन पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हो गया। सर इस कार्बन पे आओ, सर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हमें दिख गया, क्यों, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई होते हैं, एक पाई बॉन्ड दिख गया, तो 4 में से 1 माइनस करो कितना बचा 3 बोले तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2। चलो इस वाले पे सर, इस वाले कार्बन पे 1 पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बच गया, तो 3 सिग्मा तो हाइब्रिडेशन sp2। तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बचा है वो भी मैं कर देता हूँ, है ना, आप पहले एक बार कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलो सर इस वाले कार्बन पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन बताओ sp3। सर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हमें मिल गया, तो इस वाले कार्बन दोनों कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 3 बचा, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, खत्म। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, है ना। कंपाउंड तो हमने देख लिया लास्ट क्लास में, अब हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड है जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। जैसे मान लो कि सर C4H8 है, क्या है C4H8, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक और जैसे मान लो यहाँ पे ये और ये, ठीक है, तो दोनों का अगर हम देखेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जब आप बात करेंगे कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड क्या है आपका डिफरेंट कंपाउंड है। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। साइक्लिक, या कहीं ना कहीं आपको ये क्या दिख रहा होगा, आपको रिंग फॉर्म में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रिंग फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोज चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर क्लासिफिकेशन अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो एक ओपन चेन में है और ये क्लोज चेन में है, तो इसको दोनों का नेम भी डिफरेंट होगा, दोनों कंपाउंड भी डिफरेंट होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये एक ओपन चेन है, दूसरा आपका क्लोज चेन है। ये ओपन चेन मिल गया आपको, और यहाँ पे आपको क्या है, ये क्लोज चेन है। तो ओपन चेन भी आपका फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। 2 टाइप्स के बोले तो स्ट्रेट चेन, और दूसरा क्या होता है आपका ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन बोले तो जिसमें एक भी ब्रांच नहीं हो, जैसे मान लो ये चारों क्या स्ट्रेट में है, अगर इसी में एक और ब्रांच आ जाए, जैसे ये 4 है ना, 4 का इसमें एक और ब्रांच ऐसे लगा दिया, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आपका स्ट्रेट चेन है, इसमें से एक ब्रांच हो गया, तो ये आपका ब्रांच चेन हो गया, आपका ये स्ट्रेट चेन हो गया। ठीक है, अब रही बात क्लोज चेन, आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं हो वो एलिसाइक्लिक होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है वो हम आगे अभी हम आपको बताएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। एरोमेटिक फर्दर क्लासिफाई किया गया है हेट्रो, क्या है आपका हेट्रो, एक सेकंड, है ना, क्या है आपका हेट्रो एरोमेटिक, एंड दूसरा क्या है होमो। होमो मतलब क्या होता है, सेम, एंड हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। दूसरा क्या है, एलिसाइक्लिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, हेट्रो साइक्लिक एंड दूसरा क्या था, होमोसाइक्लिक।
क्लियर है। चलो, तो ये सब क्या है, कंपाउंड के टाइप्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड के टाइप है वो हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला हम बात करते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल, ये दोनों कंपाउंड क्या सेम है, अभी हमने एग्जाम्पल बताया है ना। क्या डिफरेंसेस है दोनों में डिफरेंसेस क्या है सर, ये साइक्लो कंपाउंड है और ये आपका क्या है, ओपन चेन है। ये डिफरेंसेस है, साइक्लिक कंपाउंड एंड ओपन चेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर। एक साइक्लो है, एक दूसरा क्या है, रिंग है। तो ओपन चेन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन चेन के बारे में। तो ओपन चेन है, ओपन चेन को क्या बोलते हैं, एलिफेटिक भी बोलते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, याद रखना। ओपन चेन को एलिफेटिक भी बोलते हैं और एलिसाइक्लिक नहीं, एसाइक्लिक बोले तो जो ओपन चेन है तो ओपन चेन है। जो साइक्लिक है, ये आपका साइक्लिक हो गया। अगर हम इसके सामने आगे ए लगा दें तो क्या होगा, ये ओपन नहीं रहेगा। एसाइक्लिक बोले तो ओपन चेन हो जाएगा। तो नेम ओपन चेन बोल लो, एसाइक्लिक बोल लीजिए, एलिफेटिक बोल लीजिए, तीनों ही क्या है, सेम चीज है। क्लियर है। ये फर्दर टू है स्ट्रेट चेन, दूसरा क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड। अब स्ट्रेट चेन क्या होता है उसके बारे में अभी हमने आपको बताया। जैसे मान लो सर 4 कार्बन है तो इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो ये आपको स्ट्रेट चेन कहलाएंगे। अगर इसी को हम लिखने का तरीका हम थोड़ा सा चेंज कर लें, सर यहाँ पे एक कर लो, तो ये यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आपका एक ब्रांच चेन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, और ये आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जब दोनों की बात करेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लगभग आपको सेम ही मिलेगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हो गया। C4 हो गया आपका। हाइड्रोजन कितना है, 3 6 प्लस 2 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे आपका C4H10 हो गया हाइब्रिडेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 हो गया। अब इसी में बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, कितना हो गया, C4H10 यहाँ पे भी हो गया। तो लेकिन ये आपका क्या है, स्ट्रेट है और ये आपका क्या है, ब्रांच चेन है। तो दोनों ही आपका डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट में नो ब्रांचिंग एंड ब्रांच में ब्रांच इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, क्लोज चेन के बारे में। तो क्लोज चेन आपका साइक्लिक रिंग बोल दीजिए, साइक्लिक कंपाउंड बोल दीजिए या रिंग कंपाउंड बोल दीजिए, दोनों ही आपका सेम है। साइक्लिक बोले तो रिंग बोले तो क्लोज, है ना, तीनों तो सेम ही है, साइक्लिक रिंग क्लोज। ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एरोमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक एलिसाइक्लिक, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम बात करें पहले एरोमेटिक के। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। हाईली स्टेबल कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, एक तरह से आप बोल सकते हैं हाईली स्टेबल कंपाउंड। जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या है आपका, एलिसाइक्लिक। इसका मतलब हमें एरोमेटिक के बारे में पढ़ना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है वो हम कैसे दिखते हैं, हकल रूल से। किससे, हकल रूल। अब हकल रूल पढ़ने की हम चलते हैं कि हकल रूल होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हकल रूल में कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये टाइप्स जो अगर बात करेंगे, ये टाइप्स ही किसका है, एरोमेटिक कंपाउंड किसका टाइप है, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक रिंग। तो इसका मतलब है कि जो कंपाउंड साइक्लिक होंगे वही एरोमेटिक होने के चांसेस हैं, अदरवाइज एरोमेटिक होने के चांसेस नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया साइक्लिक। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है या जो कार्बन प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2, sp या sp2 होना चाहिए, sp2 नहीं, sp या sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp या sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। अगर साइक्लिक हैं तो हो सकता है कि वो एरोमेटिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडेशन होना चाहिए। अगर है तो sp और sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसका मतलब वो एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। थर्ड नंबर में क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन या हकल इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 4n+2 फॉलो होंगे। तो इसका मतलब अगर 4n+2 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पाई इलेक्ट्रॉन तो आपका कंपाउंड 100% एरोमेटिक है। अगर 4n+2 पे फॉलो नहीं कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन तो वो हाइब्रिडेशन वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो वेयर n इक्वल्स टू क्या होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें
अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो बताओ कि 0, n का वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0 कितना हो गया? 0, 0 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अगर 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो या 6 हो, अगर 3 पुट करते हैं, सॉरी 2 पुट करते हैं, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। इसी तरह से 14। तो अगर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए या 14 हो जाए, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इसका मतलब वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अदरवाइज एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो वो हम जीओसी में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे तीनों ही कंडीशन को याद रखेंगे कि पहला कंडीशन पहला कंडीशन ओपन चेन नहीं होना चाहिए, मीन्स साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? sp और sp2 होना चाहिए। एंड तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन, हमने आपको तो बता दिया पाई बॉन्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जैसे कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तो अब एक चीज बताओ कि पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? या अगर मैं पूछूं आपसे कि वन बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर इज 2, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वन बॉन्ड, अगर वन बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब दोनों के पार्टिसिपेशन से बन रहा है, दोनों की शेयरिंग से बन रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब दोनों कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड में, वन पाई बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अगर इसी तरह से मान लो 2 पाई बॉन्ड है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर पाई बॉन्ड नहीं बोला गया है, याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो तो इसका मतलब है ना, वो इसका मतलब क्या हो सकते हैं? वो एरोमेटिक हो सकता है। अगर 6 हो जाए तो एरोमेटिक हो सकते हैं। अगर मैं पाई बॉन्ड के बारे में बात करूं तो पाई बॉन्ड कितना होना चाहिए? 1, इसका 3 होना चाहिए, इसका 5 होना चाहिए। तो फिलहाल तो आप पाई बॉन्ड पे नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि कहीं कहीं पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लॉन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कॉन्जुगेटेड में आते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड के मैं बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम अपन जीओसी नहीं पढ़े हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम कुछ एग्जाम्पल पहले बता दें कि हकल रूल फॉलो होने के साथ साथ कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो जैसे ये कंपाउंड देखिए। ठीक है, इस कंपाउंड को जब देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है, देखो तो 6 कार्बन के साथ साथ सारे के सब ये कंपाउंड जो है ये क्लोज चेन है, एकदम। हाँ सर, क्लोज चेन है, साइक्लिक है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन आपका फॉलो हो रहा है। सेकंड कंडीशन पे चलो, देखो हर एक कार्बन के पास क्या है? 1 1 पाई बॉन्ड है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड है तो 3 हो गया तो sp2 हाइब्रिडेशन, ये भी sp2 है, ये भी sp2, सबके सब कार्बन क्या sp2 है। तो सेकेंड नंबर फॉलो हो रहे हैं। सेकेंड जो रूल है sp और sp2 सेकेंड नंबर फॉलो हो गया। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। तो जब देखोगे पाई बॉन्ड इस कंपाउंड में कितने? 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। इसका मतलब सर ये फॉलो हो रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बोले तो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। जब हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये कंपाउंड क्या होगा आपका? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका नियम क्या है? C6H6 है और इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लें। जैसे ठीक है, जैसे मान लो ये आपका, ठीक है, ये कंपाउंड है। इसके बारे में आप बताएंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ये आप जरूर बताएंगे ना। जैसे मान लो ये एग्जांपल है। ठीक है, ये इस एग्जांपल को देखो, सारे कार्बन देखिए साइक्लिक है, एकदम साइक्लिक है सर। फर्स्ट रूल तो फॉलो हो गया। अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और सब में पाई बॉन्ड है। देखो जो भी कार्बन देखेंगे सब में पाई बॉन्ड है, इसका मतलब सबके हाइब्रिडेशन क्या है आपका? sp2 है। पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 में से 1 माइनस कर दो, 3 हो गया, 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। थर्ड नंबर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है सर, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। करेक्ट है। ठीक है, अब देखो इस वाले कंपाउंड में भी
इस वाले यहाँ पे सब के सब यहाँ पे कार्बन है, सिंपल है तो क्या है, साइक्लिक है। हाँ सर साइक्लिक है। दूसरे में चलिए sp2 देखो, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के बाद लॉन पे इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी सबका हाइब्रेशन कहीं ना कहीं sp2 है, सब कार्बन के हाइब्रेशन क्या है, सारे हर एक एटम का हाइब्रेशन sp2 है। तो ये क्या होगा आपका sp2। दूसरा भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। तीसरे में पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पाई बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब तीनों ही कंडीशन ये भी फॉलो हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर, बताइए दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या बता सकते हैं डिफरेंसेस क्या है। ये है डिफरेंसेस सर कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक भी नाइट्रोजन नहीं है, सब के सब क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा एटम नहीं है। लेकिन यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है आपका, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इसलिए दोनों ही कंपाउंड थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही कंपाउंड क्या है आपका, एरोमेटिक है। दोनों ही कंपाउंड क्या है सर, एरोमेटिक है। बाकी और क्या है हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हकल रूल फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि सर यहाँ पे देखो कि सबके सब कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं दिखे, इसका मतलब वो होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। एंड अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा एटम दिख जाए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, इसका मतलब वो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे कब, जब आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई और दूसरा कंपाउंड आपको दिख जाए, तब उस केस में आपका क्या, वो हेट्रो एटॉमिक कहलाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा, क्लियर ऑल इंक ऑन फाइल, क्लियर ऑल इन दिस पेज। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इसका मतलब है इन दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड ऑफ कार्बन ओनली किससे बने होंगे, आपके कार्बन से बने होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि वो हाइब्रेशन अगर कार्बन से अगर रिंग बना हुआ है, किससे बना हुआ है, कार्बन से अगर रिंग बना हुआ है, तो वो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएगा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके कंपाउंड्स विच इंक्लूड वन और मोर हेट्रोएटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम, तो अगर कार्बन के अलावा कार्बन रिंग में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी दिख जाए, तो वो कंपाउंड हेट्रो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, हेट्रो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो देखो सेकंड स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका और ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है। तो सेकंड स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन हैज अ हेट्रो एटम इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, और ये आपका होमो एटम। सीधा सिंपल मैं अगर समराइज करूं तो होमो क्या होंगे, जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा और वो हकल रूल को फॉलो करेगा, तो एरोमेटिक होमो एरोमेटिक। एंड जिसमें कार्बन के अलावा एक भी अदर कार्बन आ गया, अदर एटम आ गए, तो इसका मतलब वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब एरोमेटिक कंपाउंड भी है ना कहीं टू टाइप्स के हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ऐसे तो हमने आपको एटम्स के अकॉर्डिंग से बता दिया, होमो एटॉमिक और है ना हेट्रोएटॉमिक के बारे में। तो यहाँ पे एक बेंजोनॉइड, जो बेंजीन स्ट्रक्चर देखते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको बोलते हैं बेंजीनॉइड। अगर आपके कंपाउंड में हकल रूल फॉलो करे और एक भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उसको बेंजेनॉइड कंपाउंड्स बोलते हैं। बेंजेनॉइड कंपाउंड बोले तो एरोमेटिक का ही पार्ट है, जिसमें ऐसे कंपाउंड बेंजीन रिंग हो, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, उसको बेंजेनॉइड कंपाउंड बोलते हैं। एंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड हो, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो फिर भी वो एरोमेटिक हो, मीन्स हकल रूल को फॉलो करे, वो क्या कहलाएगा, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड या नॉन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, जो भी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एग्जांपल, एटलीस्ट वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट, तो एटलीस्ट वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट यहाँ पे, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, तो वो क्या होगा, बेंजेनॉइड। एंड कंटेन वन एरोमेटिक रिंग अदर देन बेंजीन, एरोमेटिक रिंग है लेकिन वो बेंजीन नहीं है,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बोलेंगे। तो ये देखो एनिलीन, ये क्या है आपका एनिलीन, तो एनिलीन है तो NH2CO ये आपका बेंजीन है, इससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेंजीनोइड बेंजीनोइड कंपाउंड। जैसे मान लो ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, जैसे आपका ये क्या है बेंजीन, इससे कनेक्टेड है आपका OH, इसको बोलते हैं फेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं। तो ये फेनॉल जो है ये आपका बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। लेकिन देखेंगे जब ये इस वाले एक स्ट्रक्चर को, इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसका नाम है आपका फेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल। ये हमारा एक चैप्टर है, ठीक है, और इसको जो बोलते हैं ट्रोपोन बोलते हैं, ठीक है, ट्रोपोन बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात, यहाँ पे एक भी बेंजीन रिंग नहीं है। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन सबके सब कार्बन sp2 कार्बन है, हकलुल फुल होकर। पहला चीज तो साइक्लिक है, दूसरा चीज क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा चीज क्या है आपका यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सर ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है, लेकिन ये बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, इस वजह से आपका इसको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक के बारे में। हमने आपको क्या बोला कि जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो विच आर नॉट एरोमेटिक इज नोन एज, विच आर नॉट एरोमेटिक इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो एरोमेटिक में इफ इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली देन द कंपाउंड्स आर नोन एज एलिसाइक्लिक। जैसे मान लो कि जैसे कार्बन है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल की बात है, ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया। तो जैसे देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसको ऐसे देखो तो ये साइक्लिक आपको दिखेगा, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सर आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इस कंपाउंड को जब देखोगे तो ये आपको फॉलो हो रहा है। ये देखो इस कंपाउंड को देखो तो सर साइक्लिक तो है, क्या है ये आपका साइक्लिक। तो सेकंड की बात करो, सर ये कार्बन यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये आपका sp2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, sp2 हो गया। लेकिन इस कार्बन के पास आएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp3 हाइब्रिडेशन। तो जब ये sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो ये हमने क्या बोला कि हकलुल ने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है या जितने नंबर ऑफ एटम है सबके सब हाइब्रिडेशन sp2 या sp होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन को, ये कार्बन sp2 नहीं है, ये क्या है आपका sp3, ये एरोमेटिक नहीं है, इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो जब देखें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो अगर एक भी कार्बन या एक भी एटम आपको sp3 दिख जाए तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। सर यहाँ तक तो हमने अच्छे से बात कर लिया, सारी चीज़ें हमने बात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं था हमें, है ना। लेकिन एक कंडीशन, एक सवाल आता है हमारे अंदर कि सर आपने ओपन चेन एंड क्लोज चेन अलग अलग पढ़ा है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन अलग अलग पढ़ा है, अगर मैं सब सेम कर लूँ तो सेम करने का मतलब सर कि हम ओपन चेन को और क्लोज चेन को, है ना, साथ कर लें तो उस केस में हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एलिफेटिक कंपाउंड होगा, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। मैं आपको बस थोड़ा सा 2 लाइन लिखाऊंगा और उसमें से आपको पूरा का पूरा कंपाउंड आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन है, ये क्लोज चेन है, अगर इससे कनेक्टेड है कोई ओपन चेन, मान लो ये आपका CH3 है और आपका यहाँ पे CH2 है, CH3 और ये आपका CH2 है, तो अगर ये कनेक्टेड है, ये क्या है आपके ओपन चेन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया ओपन चेन और ये आपका क्या है क्लोज चेन है। तो इसका मतलब ये है कि ओपन चेन में ये क्या है आपका एरोमेटिक है और ये आपका ओपन चेन है एलिफेटिक है, एलिफेटिक। तो ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक से अल्काइल कंपाउंड अगर कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन कंडीशन आ जाता है कि सर अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो जाए तो उस केस में उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा या एलिफेटिक कंपाउंड होंगे। क्लियर। तो वो कंपाउंड एलिफेटिक या एरोमेटिक, जैसे मान लो यहाँ पे अगर एग्जांपल के बारे में बात करें, यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, इससे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप, तो ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर OH ग्रुप जो है, अल्कोहल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, CH2OH के साथ कनेक्टेड है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे। इसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, है ना। पहले एग्जांपल हमने दे दिया, ये दूसरा और ये आपका तीसरा एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट या इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू किससे, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, इज नोन एज एरोमेटिक। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है या OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, कीटोन है, या अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये सब ग्रुप अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। अदरवाइज अगर इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली या कनेक्टेड टू, डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, देन कंपाउंड इज एलिफेटिक, देन कंपाउंड इज एलिफेटिक। ठीक है, इसको लिख लीजिए आराम से, है ना, नोट बना के यहाँ पे लिख लो, नोट। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर में, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, है ना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना, और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।